नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेक्चर 13 में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनजाति विद्रोह और नागरिक विद्रोह। पहले मैं एक बार क्लास का स्ट्रक्चर दिखा दूं तो कुछ जनजाति और नागरिक विद्रोह से क्वेश्चन हर वर्ष बन के आते हैं। इस बार भी यूपीपीसीएस में बन के आते हैं, आप लोग देखोगे आरओ में भी बन के आए थे। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, क्योंकि यहाँ पे खासतौर पे क्रम में उलझाने की एक समस्या विद्यमान रहती है। आयोग को पता रहता है कि कुछ जनजातीय विद्रोह या नागरिक विद्रोह या किसान विद्रोह क्या है कि कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बीच में हुए हैं, तो अक्सर क्या वो आपको कालानुक्रम में फंसा देती है। ठीक, तो हम क्या, चूंकि हम केवल कालानुक्रम तो देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारी डिटेल क्लास है, तो हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, हम पैरेलली देखेंगे जनजातीय विद्रोह के रीजंस क्या थे, किन किन क्षेत्रों में हुए, ठीक है, उनकी और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी। एक एक चीजों को बहुत डिटेल में देखने स्टार्ट करेंगे और डिटेल में देख लेंगे। ठीक, जनजातीय विद्रोह जब अपना खत्म कर लेंगे तो हमारे इसके बाद से स्टार्ट होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, फिर हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखना स्टार्ट करेंगे। देखिए एक एक चीज की आपके नोट्स प्रिपेयर है, बस क्लास जैसे जैसे स्टार्ट होगी हम लोग अपना काम कर लेंगे। ठीक है, वीडियो एक चीज रिक्वेस्ट है, अभी वीडियो थोड़ा कम लोग देख रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम ड्यूरेशन है नहीं, तो लोग भी थोड़ा सा निश्चिंत है। दूसरा भी कैलेंडर आया नहीं है तो निश्चिंतता थोड़ी ज्यादा है। खैर, अगर वही निश्चिंतता हमारे अंदर आ जाएगी तो फिर क्लास पीछे हो जाएगा। तो ठीक है, लग जाओ, समय कम है इतना बोलूंगा। जब भी कैलेंडर आएगा आपको लगे यार कि थोड़ा समय ज्यादा मिलना चाहिए था, ठीक, तो कैलेंडर का इंतजार मत करो। अब लोग जनजातीय विद्रोह और नागरिक विद्रोह को देखेंगे। देखो विद्रोह की होने के पीछे का रीजन क्या है। अच्छा, एक विद्रोह किसके अगेंस्ट हो रहा है, तो शासक और उसके सहायक वर्ग के अगेंस्ट। पहले दो मिनट लगेगा समझना बात को। विद्रोह किसके अगेंस्ट हो रहा है, तो शासक और उसका सहायक वर्ग, और सहायक वर्ग के अगेंस्ट में। अब शासक कौन है और सहायक वर्ग कौन है, आपको यह समझना होगा। शासक मतलब कौन हो गया, सॉरी, तो बिफोर 1857 जितने भी रिवॉल्ट हुए होंगे, विद्रोह हुए होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर 1857 कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो खैर हम लोग इसको सीधे कर लेते हैं ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि पॉलिसी तो उन्हीं की है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और सहायक वर्ग कौन होंगे, सहायक वर्ग कौन, जो इनकी मदद कर रहे हैं भारत में इनके ऊपर शासित करने में, जैसे महाजन, सूदखोर, जमींदार, सिपाही, इनकी मदद से। तो सहायक वर्ग, सहायक वर्ग में क्या है। अच्छा, मेनली क्या है, जो जनजाति और नागरिक विद्रोह है उनमें सहायक वर्ग के तौर पे महाजन, सूदखोर और जमींदार है। जमींदार, महाजन, ठीक है, और सूदखोर है। महाजन प्लस सूदखोर है। अच्छा, अब हम लोग समझ लिए हैं कि भाई कैसे रेवेन्यू सिस्टम क्या करती थी कि जमींदारों, महाजनों और सूदखोरों के चक्कर में इनको फंसा देती थी। फलते क्या होता था कि इनका जमीन गायब हो जाता था, मतलब किसके पास चला जाता था, सरकार के पास या जमींदार के पास होता था, और ये क्या होते थे, मजदूर बन जाते थे। तो यानी क्या कि ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। तो ब्रिटिश में जितना, यानी इस ड्यूरेशन में जितना रिवॉल्ट होगा, जितना विद्रोह होगा, वो इसी सहायक वर्ग के अगेंस्ट होगा। क्योंकि ये लोग किससे इनका सामना हो रहा है, तो इनका सामना हो रहा है सहायक वर्ग से। अब देखो जनजाति विद्रोह होंगे क्यों, तो जनजाति में हमको पता है कि जमीन, जंगल और जल, ठीक, ये इनके लिए क्या होता है, ये इनके लिए भाई सब कुछ है। क्या है, जमीन, जंगल और जल, ये इनके लिए क्या है, सब कुछ है भाई। इनके कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, जमीन, जंगल और जल। अच्छा, जनजातीय समुदाय को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जनजातीय समुदाय में का जो कल्चरल है, जो कल्चर है हम लोग कह सकते हैं, वो हिंदुज्म से भी डिफरेंट है। वो पार्ट तो भले हम लोग कह सकते हैं कि मिलता जुलता हिंदुज्म से, लेकिन डिफरेंट है। इनके कल्चर क्या है, एकदम डिफरेंट। और पहली बार जनजातीय टर्म्स आपको अगर पूछेंगे कि जनजातीय शब्द सबसे पहली बार किसने दिया, तो जनजातीय शब्द ठक्कर बप्पा ने दिया था। जनजातीय शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो वो ठक्कर बप्पा ने किया था। पीटी में बार क्वेश्चन आया हुआ है, दिमाग रखना। तो अब क्या होगा, जब जंगल को लेके क्या होगा, जंगल को लेके कंट्रोल स्टेब्लिश करेंगे कौन, ब्रिटिशर्स। क्या करेंगे, वो न्यू लॉज बनाएंगे, नए नए कानून बनाएंगे ताकि जंगल पे कंट्रोल किया जा सके, जंगल की रिसोर्सेस पे कंट्रोल किया जा सके। जब वो जंगल की रिसोर्सेस पे कंट्रोल करेंगे तो वो जनजाति अभी जंगल में जो बिना किसी हस्तक्षेप के जा रहे हैं, अब उनको मना करेंगे, तुमको यहां नहीं जाना है, तुमको वहां नहीं जाना, तुमको इस टाइप के वृक्ष नहीं काटने, तुमको इस टाइप के वृक्ष नहीं काटने।
क्योंकि जंगल की जो इमारती लकड़ियां हैं, हम लोग के साथ जो महत्वपूर्ण लकड़ियां हैं, अब उनका यूज इनको करना है कंस्ट्रक्शन के काम में, रेलवे के काम हो गया, और भी जो विनिर्माण के काम हो गया, बोट्स के निर्माण में, और चूंकि आईआर हो चुका है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया है, तो यूके भेजने में, तो जंगल पे कंट्रोल करेंगे। इसी तरीके से वो हर चीज जमीन पे कैसे कंट्रोल करेंगे, तो भाई जमीन पे इनकी एग्रीकल्चर की अलग पॉलिसी होती थी। ये क्या करते थे, ये एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। इनके द्वारा एक एग्रीकल्चर किया जाता था जिसका नाम था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की क्या विशेषता थी कि मान लो भैया ये कोई लैंड है, फॉर एग्जाम्पल आप समझना, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई लैंड है और ये क्या है, थोड़ा सा वनीकृत लैंड है, ये जंगलों में रहते थे, तो ये इस एक मान लो कोई वनीकृत क्षेत्र है, तो ये इस वनीकृत क्षेत्र में फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये भाई वन लगा हुआ है, ये वन लगा हुआ है, ठीक है। अब जब ये इस वनीकृत क्षेत्र में जाते थे और इनको यहाँ पे कृषि कार्य करना है, तो वो पहले क्या करते थे कि जो ये वृक्ष है, इन वृक्षों की टहनियों को काट के अलग करते थे, कुदाल उदाल से, या हम लोग कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी वगैरह से इन वृक्षों की टहनियों को काट के अलग करेंगे। और काट के जब अलग करते थे, भाई कि खेती करने के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, तो टहनियां घेरी रहती थी, तो टहनियों को काट देते थे, और नीचे जो घास फूस था उसको जला के क्या करते थे, प्लेन कर देते थे। और चूंकि घास फूस जलाते थे तो राख मिलती थी, अब मुझे राख में पोटास होता है, तो थोड़ी स्टार्टिंग फर्टिलिटी क्या होती है इस जमीन की बढ़ जाती है जब यहाँ पे राख होती है, ठीक। यहाँ पे राख होती है तो स्टार्टिंग फर्टिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, शुरुआती जो उत्पादकता होती है वो ज्यादा होती है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे, यहाँ पे खेती करेंगे, और ठीक है उसका उपभोग करेंगे या जो भी करें, ठीक। अब क्या होता था, एक समय के बाद यहाँ की उत्पादकता कम हो जाती थी, तो वो यही गतिविधि क्या करते थे, नेक्स्ट जगह करते थे, यानी फिर वो आके यहाँ पे करेंगे और इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। समय के साथ क्या होगा, यहाँ के लैंड पे फिर से घास फूस आ जाएगा, जो टहनियां है वो फिर से छेक लेंगे, यही काम ये यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, यानी स्थानांतरण हो रहा है, एक जगह रुक नहीं रहा। अब क्या है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, और ये टैक्स उनको तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये लोग अस्थायी कृषि नहीं करेंगे, अस्थायी कृषि नहीं करेंगे तब तक इनको टैक्स नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेंगे कि इनकी इसी पद्धति में चेंजिंग करेंगे, इसी पद्धति में चेंजिंग करेंगे। तो झूम कृषि या शिफ्टिंग कृषि या चलवासी कृषि आप लोग समझ गए होंगे कि शिफ्टिंग कृषि कहते हैं किसे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं किसे। अब देखो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में पीटी में क्वेश्चन बन के आता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं, और वर्ल्ड में भी डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। हालांकि हम लोग उसको देख लेंगे ज्योग्राफी में, अभी हमारे लिए हिस्ट्री है, आप चाहो तो एक आध कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी झूम कृषि का अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रचलन कहां पे है, तो इसका सर्वाधिक प्रचलन आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, सर्वाधिक प्रचलन नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। अब बताते कि सर आपने एक चीज लिखा है कि रीजन, जब हम लोग देखेंगे कि भाई जनजातीय विद्रोह या नागरिक विद्रोह होने के पीछे रीजन क्या है, खासतौर पर अगर हम लोग जनजातीय विद्रोह देखें, तो जनजातीय विद्रोह होने का पहला रीजन है द्विकु द्वारा शोषण। अब ये द्विकु किसे कहते थे, तो जो अंग्रेज थे, जो बाहरी लोग थे, बेसिकली द्विकु ये उन्हें कहते थे, जो कौन थे, जो बेसिकली बाहरी लोग थे। यहां पे ध्यान देना, ठीक। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि भाई द्विकु ये किसे कहते थे, ठीक है। बाहरी लोगों द्वारा शोषण, बाहरी लोगों द्वारा शोषण, तो ये इन्हें बाहरी मानते थे, मतलब ये इनके अपनी जमीन के नहीं है, ये बाहर से आए हैं और इनके ऊपर नियम कानून लगा क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। खासतौर पे देखो सारे जो मूवमेंट हुए ट्राइबल मूवमेंट में, मैक्सिमम मूवमेंट का यही रीजन है, खासतौर पे संथाल और गोंड मेनली इन द्वीपों के शोषण से प्रभावित थे, ठीक है। अब बात आती है अगला क्या है, अगला आप देखोगे एक पॉइंट मैंने लिखा है कि परंपरा में हस्तक्षेप, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिखा है, परंपरा में हस्तक्षेप, मुंडा विद्रोह। देखो मुंडाओं में एक प्रथा प्रचलन था, मैंने क्या लिखा, प्रथाओं में, परंपराओं में हस्तक्षेप होगा, ठीक है। हम भाई कुछ करते आए हैं और ये उस चीज को रोकेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मुंडा का एग्जांपल लिखा है, मुंडाओं में ऐसी कौन सी प्रथा व्याप्त थी जिसमें इन्होंने हस्तक्षेप किया और मुंडा इससे क्या हुए, उद्वेलित हो गए विरोध के लिए। तो हम अगर मुंडा की बात करें तो मुंडा में पहले एग्रीकल्चर करने के लिए क्या ना, एक सामूहिक व्यवस्था थी, ठीक है। एक सामूहिक व्यवस्था थी, एक परंपरागत व्यवस्था थी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कृषि कार्य की सामूहिक व्यवस्था थी, सामूहिक व्यवस्था थी, व्यवस्था थी। अब ये क्या करेंगे, इसी व्यवस्था में आएंगे और इनको लाभ नहीं दिखेगा तो कहेंगे इसको व्यक्तिगत कर देंगे, व्यक्तिगत व्यवस्था में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, आगे चल के विरोध हो जाएगा।
कैसे विरोध होता है, कौन करता है, ये हम लोग समझेंगे। यही रहता है वन कानून। तो मैंने बताया कि वन कानून क्यों लाएंगे, कि इसका रीजन मैंने स्टार्ट में यहीं पे आपको जब जंगल समझा रहा था वही बता दिया। फॉर एग्जाम्पल रंपा विद्रोह, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है, रंपा विद्रोह। अब हम लोग इसी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इसमें केवल जनजाति विद्रोह नहीं देख रहे हैं, हम जनजाति और नागरिक दोनों विद्रोह को समाहित करते चल रहे हैं। इसमें पहला विद्रोह जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सन्यासी विद्रोह। अब देखना, जो आम नागरिक विद्रोह है उसके पीछे के और भी रीजंस क्या है। तो जब नागरिक विद्रोह में यही देखो, ये तो जनजाति विद्रोह का यहाँ पे रीजन मैंने लिखा है। इसी में आप एक चाहो तो आप एक लिख लो टैक्स, कर, टैक्स की ऊंची, अनावश्यक और ऊंची दर, टैक्स की अनावश्यक टैक्स लगाना, टैक्स की ऊंची दर ही लिख लो, ऊंची दर या अनावश्यक करारों पर, अनावश्यक करारों पर। अब इसको आप समझ जाओगे सन्यासी विद्रोह से, इस पॉइंट को देखो। सन्यासी विद्रोह आपका 1763 में होता है, 1763 में होता है। 1800 तक आते आते इस विद्रोह को दबा लिया जाएगा, ये विद्रोह समाप्त हो जाएगा। आप समझो रीजन क्या है। तो भारत में सन्यासी नाम से ही पता है कि सन्यासी, सन्यासी मतलब साधु संत नागा इसमें इंक्लूड होंगे। तो ये भाई ये लोग क्या करते थे, ये लोग कई सारे जो पिलग्रिमेज एरिया है, जो तीर्थस्थल है, वहां पे जाते थे, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, कहा जाएगा भैया आपको ऐसी यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, आप ऐसी यात्राएं नहीं कर सकते हैं, आपको करने के लिए क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो यानी क्या कर रहे हैं कि जो धार्मिक यात्राएं हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। अब भाई नागा तो किसी की सुनने वाले नहीं है, अब ये क्या करेंगे, विरोध कर देंगे। क्योंकि जो कई सारे सन्यासी ऐसे थे, खासतौर पर नागा या और भी जो लोग थे, वो मराठों की सेना में, राजपूतों की सेना में एज द आर्मी भी वर्क करते थे, तो वो लड़ाकू भी स्वभाव से होते थे। तो जो इनके द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, इस रिस्ट्रिक्शंस ने क्या किया, विरोध कर दिया। और नागरिक विद्रोह के होने के पीछे का एक और रीजन है भाई। फॉर एग्जांपल मैंने आपको देखो बंगाल में जो, क्योंकि ये सन्यासी विद्रोह आपका हो भी वहीं पे रखा है बंगाल में, तो बंगाल में इसी बीच में 1770, एक तो क्या है कि तुम हमको अनावश्यक करारोपण लगा रहे हो भाई, तीर्थ यात्रा पे तुम करारोपण लगा रहे हो, तो अनावश्यक हो गया। और टैक्स तो जम के ले रहे हो, पर प्लस कुछ सुविधाएं नहीं दे रहे हो, तो बंगाल में दुर्भिक्ष, फेमिन की स्थिति आ जाती है। इसने नागरिक विद्रोह को, और नागरिकों का समर्थन मिल गया सन्यासियों को, तो ये विद्रोह काफी गहरा हो जाता है। और अब देखना, इस बात को समझना कि सन्यासी विद्रोह को, अब देखना कि इन चीजों को, इस नागरिक रिवॉल्ट को आप देखोगे कि बुद्धिजीवी वर्ग का भी समर्थन है। आनंद मठ में, ध्यान देना, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के ऊपर चर्चा किया गया है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह पे चर्चा किया गया। आनंद मठ किसका है, तुमको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी का, ठीक है। यही मैंने होमवर्क आपको देना था कि आनंद मठ किसका है, ठीक है, किसके द्वारा लिखित है। तो याद रखना, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र, ये तो मुझे खैर होमवर्क देना था, अब मैं होमवर्क ये नहीं दे पाया तो मैं दूसरा कुछ दूंगा होमवर्क, ठीक है। तो इसमें क्या है, सन्यासी विद्रोह पर चर्चा है, सन्यासी विद्रोह पर चर्चा किया गया है। अब जब आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह पर चर्चा होगा तो भाई पढ़े लिखे लोगों में इस विद्रोह के ऊपर जानकारी होगी। फिर जो अंग्रेजों द्वारा शोषण किया रहा है वो बुद्धिजीवी वर्ग समझेगा, तभी आगे के रिवॉल्ट्स में, आगे के मूवमेंट में क्या होगा, बुद्धिजीवी वर्ग समर्थन भी करता है। इसी में आपको वंदे मातरम देना को इसी उपन्यास में सम्मिलित किया गया है। अब आप मुझे यहीं पे होमवर्क, चलो यहाँ पे होमवर्क मुझे देना था कि आनंद मठ किसका है, बट ये तो हमने यही बता दिया। आपको बताना है वंदे मातरम को किस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, ये किस अधिवेशन में गाया गया। आगामी 1-2 क्लास में हम लोग कांग्रेस पढ़ने वाले, वहां बताऊंगा किस अधिवेशन में गाया गया। ये आप लोग लेकिन गूगल ही करके कमेंट करो, लेकिन करो, अच्छा रहेगा कि अभी भाई आप लोग यूपीपीसीएस की तैयारी की थे, आप लोग उधर बताओ, ठीक है, आप लोग ये बताओ। अब ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये हमने पहला देख लिया, पहला मूवमेंट हमारा सन्यासी विद्रोह। अब दूसरा हम देखेंगे वेलुथम्पी का विद्रोह। वेलुथम्पी के विद्रोह में भी आपको इसी चीज को देखने को मिलेगा, थोड़ा ये पॉलिटिकल रीजन है वेलुथम्पी का विद्रोह। देखो वेलुथम्पी बेसिकली दीवान थे, समझना बात को। और हमको पता है कि ये एरिया क्या है, ये त्रावणकोर केरला के दीवान थे। तो ये मूवमेंट हुआ कहां पे हुआ, ये वेलुथम्पी के नेतृत्व में किया गया था, इसी के लिए हम लोग इसको वेलुथम्पी का विरोध करते हैं। अब क्या है कि क्या थे, मैंने आपको बताया कि ये दीवान थे, और अंग्रेजों ने क्या किया भाई कि दीवान की गद्दी छीन ली, यानी दीवानी का पद खत्म कर दिया।
और क्या हुआ, वेलुथम्पी पे सहायक संधि लाद दिया, इनसे सहायक संधि कर ली। सहायक संधि के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। अब समझो, यानी हो क्या रहा है कि दीवान का पद समाप्त कर दिया गया, दीवान का पद समाप्त कर दिया गया, और उनसे क्या किया गया कि सहायक संधि लाद दी गई। तो इससे नाराज होकर क्या हुआ, वेलुथम्पी ने विरोध कर दिया। तो हमको ये समझ में आ गया 1805 का वेलुथम्पी विरोध समझ में आ गया। तो ये रीजन क्या है, ये रीजन आपका पॉलिटिकल है और ये आपका नागरिक विद्रोह है, ठीक है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप, वेलुथम्पी के विद्रोह में अंग्रेजों का जो अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप है, ये 5वां नंबर पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यहां पे। कारण में क्या हो गया, राजनीतिक हस्तक्षेप। अभी रेड वाला जो है इसके पीछे का रीजन मेनली नागरिक विद्रोह है, हस्तक्षेप। और इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है आपका, वो है आपका वेलुथम्पी का विद्रोह, वेलुथम्पी विद्रोह। तो केवल वेलुथम्पी लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे आपको इंपॉर्टेंट रीजंस आप जब मेंस में लिखोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल लिख के, तो आपका आंसर अगले से देखो कितना प्रभावी बन जाएगा। अब आपको अगर इसी चीज को मैप में डाल दो, सन्यासी विद्रोह बंगाल वाले एरिया में जाके प्लाट करो तो भाई सन्यासी विद्रोह यहाँ हुआ, ठीक है। साउथ में जाओ, केरला वाले रीजन में जाके लिख देखो वेलुथम्पी हुआ, ठीक। इसी तरीके से आपको जो मराठा वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट में, वहां जाओ, वहां पे आप रामोसी विद्रोह के ऊपर चर्चा कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मराठा सेना में जो कार्यरत सैनिक थे, हुआ क्या कि जब मराठाओं पे कंट्रोल हो गया, किसका, मराठाओं पे जब कंट्रोल हो गया आपके अंग्रेजों का, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यहां पे भूमि कर में वृद्धि कर देंगे, फिर लैंड रेवेन्यू में अनावश्यक उच्च दर। यही रीजन क्या होता है, लैंड रेवेन्यू में अनावश्यक वृद्धि करने के कारण क्या हुआ कि पश्चिमी घाट जो मराठा वाला क्षेत्र है, वहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ये रिवॉल्ट। हमने पहले जब मराठा पढ़ा था हमको पता है कि मराठाओं की जो भौगोलिक परिस्थिति थी, जो जियोग्राफिकल रीजन था, उसी रीजन ने मराठाओं को क्या बनाया था, बेसिकली उनमें लड़ाकू स्वभाव पैदा किया था। अब सोचो, यानी वहां पे प्रोडक्टिविटी कम होती थी, खाने पीने की चीजें कम थी, तो ये छापा मार युद्ध करते थे। अब क्या होगा, जहां पे प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी कम है, आप वहां पे टैक्स को इंक्रीज कर रहे हो, तो वहां पे तो फेमिन की स्थिति आ जाएगी ना, वही स्थिति जो बंगाल में आ जाएगी। बंगाल में तो खैर प्रोडक्टिविटी भी हाई थी, यहां वाले बेल्ट में तो प्रोडक्टिविटी ही नहीं है। तो यहां पे चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में क्या होगा, विद्रोह स्टार्ट हो जाएगा, विरोध स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में यहां पे विरोध स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां विरोध कई चरणों में स्टार्ट होता है, ध्यान देना। एक तो भाई कि पहला जो चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में ये विरोध 1822 में स्टार्ट होता है। आगे चल के 1825 में इस विरोध को लीड करते हैं, यहां पे मैं अगर लिख दूं आपको 1825 में इस विरोध को आपकी उमा जी के नेतृत्व में चलता है। इतना डिटेल में याद नहीं करना है, बस लिख दे रहा हूं, आप लोग रीड कर लेना। काफी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कुछ स्टेटमेंट में, तो आप लोग समझो कि हाँ कुछ तो पढ़े थे, ठीक है। उमा जी के नेतृत्व में, अब मतलब देखिए उमा जी ने भी क्या बड़े हुए कर के कारण विरोध किया था, ठीक। तो देखना उमा जी बेसिकली हुआ कि इन्होंने टैक्सेशन को बढ़ा दिया, तो अकाल और अन्न का अभाव आएगा, यानी फेमिन की स्थिति आएगी, ठीक है। तो चूंकि 1825 आते आते टैक्सेशन में वृद्धि कर दिया इन्होंने, तो फेमिन की स्थिति आ जाती है, अकाल की स्थिति आ जाएगी, फेमिन या अकाल की स्थिति आ जाएगी। और इसी स्थिति के विरोध में क्या हुआ, उमा जी ने विरोध किया, ठीक है। ये चीज समझ गए। आगे इतना ही नहीं, सतारा के राजा थे, सतारा के राजा को जब पदच्युत कर दिया जाएगा, ठीक है, तो भी यहां पे विरोध हो जाएगा, ठीक है। सतारा के राजा को सिंहासनायुक्त करने कारण और उनको देश निकाला देने के फलस्वरूप क्या होता है, यहां पे विद्रोह हो जाता है। यहां पे सतारा की जो घटना है, ठीक है, ये घटना आपकी 1839 में होती है। यहाँ पे 1839 में भी रिवोल्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, क्यों रीजन है, क्या रीजन है, यहाँ पे सतारा के राजा को गद्दी से हटाना, राजा को, ठीक है। आपको क्या करना कि सिंहासन से हटा देना, ठीक है, ठीक, सिंहासन से हटा देना, अच्युत करना प्लस देश निकाला देना। अब हमको इतना लंबा चौड़ा नहीं याद करना है, हमको बस यह दिमाग रखना है कि रामोसी विद्रोह किस एरिया में हुआ था। तो रामोसी विद्रोह आपकी पश्चिमी घाट मराठा क्षेत्र में हुआ था, नेतृत्व करता चित्तौड़ सिंह। ये आपकी मेनली आपका यही इतना इंपॉर्टेंट है।
मेनली जो इंपॉर्टेंस है वो यही इतना है। आगे बात समझ में। अब हम लोग इसके बाद से देखेंगे आपके कित्तूर विद्रोह। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कित्तूर विद्रोह, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, अब देखो कित्तूर विद्रोह का भी जो रीजन है वो पॉलिटिकल रीजन है। देखो आपका यहाँ पे कित्तूर वाला जो बेल्ट है वो है कर्नाटक में। तो कर्नाटक के राजा, इस कित्तूर मतलब कर्नाटक के जो राजा थे वो थे शिवलिंग रुद्र। ध्यान देना, कर्नाटक के जो राजा थे ये कर्नाटक के स्थानीय शासक थे। कर्नाटक की स्थानीय शासक हैं जिनका नाम है शिवलिंग रुद्र। ये क्या है, ये शासक थे। अब ये क्या होता है कि इनकी हो जाती है मृत्यु। इनकी क्या हो जाएगी, इनकी हो जाएगी मृत्यु, इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनकी विधवा कौन है, चिन्नम्मा। इनकी विधवा कौन है, चिन्नम्मा। तो भाई सिंपल सी बात है कि उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देंगे। शिवलिंग रुद्र के उत्तराधिकारी को क्या होगा कि अंग्रेज मान्यता नहीं देंगे। ठीक है, यानी यहां पे क्या होगा, उत्तराधिकार की मान्यता ना देने के कारण ये रुद्र होता है। उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देंगे ये। और चूंकि ये उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देंगे, इसके लिए क्या होगा, रानी चिन्नम्मा यहाँ पे विरोध कर देंगे। रानी चिन्नम्मा के द्वारा यहाँ पे विरोध किया जाएगा। ये इनकी वाइफ थी। ठीक है, तो रानी चिन्नम्मा ने यहाँ पे काफी सफल विरोध भी किया था। ठीक है, ध्यान देना। तो ये आपका हो गया कित्तूर विद्रोह। ये भी अपने आप में एक नागरिक विद्रोह हो गया। ठीक है, रानी चिन्नम्मा की लीडिंग भूमिका में जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने स्थानीय प्रशासन के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया था। तो हम लोग कित्तूर विद्रोह देख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा है व्हील रिवॉल्ट। ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट के पीछे का रीजन ये है, अब देखो ये एक ट्राइबल मूवमेंट है, ये एक जनजाति विद्रोह है। अब समझना, नॉर्मली आपको भील समझना, भील आपकी ट्राइबल दो जगह पे आपको देखने को मिलेगी। आपको भील ट्राइबल महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है और भील ट्राइबल आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो भील ट्राइबल महाराष्ट्र में भी और राजस्थान में भी। अब समझो बात वो होता क्या है, महाराष्ट्र वाले भील ने भी विरोध किया है और राजस्थान के भील ने भी विरोध किया है। ठीक, तो अब कभी कभी क्या होता है कि भील विद्रोह अरेंजमेंट में आ गया तो दिक्कत आती है कि भाई 1921 वाला मारे या 1819 वाला मारे। तो अगर कहीं क्लियर ना किया तो आप लोग भील विद्रोह जो पहला हुआ था 1819 का उसको लेके चलो। अगर क्लियर करे तो आप 1921 वाला लेके चलो, या जो भी क्लियर करे तो फिर बात ही दूर होगी। ठीक, तो ये दो बार हुआ था। महाराष्ट्र वाला जो भील विद्रोह हुआ था वो खानदेश, एक लोकेशन है खानदेश, वहां हुआ था। दशरथ और सेवरम के नेतृत्व में। ये क्या है, ये नेतृत्व करता है। यहां पे नेतृत्व किसने प्रदान किया था, तो दशरथ और सेवरम ने यहां पे नेतृत्व प्रदान किया था 1819 से 57 में। ओके, ये हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा कित्तूर विद्रोह क्या आपको यहाँ पे डेट नहीं लिखा हूं, ये हो गया 1824 से 29 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। 1824 के 29 के विद्रोह में। ठीक है, अब लोग आते हैं भील विद्रोह, राजस्थान वाला। तो राजस्थान का जो भील विद्रोह था, ध्यान देना, यहां पे क्या है, ये दौलत सिंह और मोतीलाल तेजावत यहां पे लीड किए थे। ठीक है, तो यहां पे लीड किसने किया था, तो इन्होंने दौलत सिंह और मोतीलाल तेजावत। तो महाराष्ट्र वाले को दशरथ और सेवरम, महाराष्ट्र में 10 वर्ड याद करना। देखो महाराष्ट्र में जिन्होंने किया था ये ट्रिक क्या है, 10 वर्ड है। ठीक, 10 से हो गया दशरथ और लास्ट में 100 से सेवरम। ठीक है, या दशरथ सेवा, या ऐसे कर सकते हो दशरथ सेवा, तो वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, राम जी के पिताजी की सेवा। तो इस तरीके से भी हम लोग दिमाग में रखेंगे कि महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, मराठा उधर, तो जय श्री राम उधर। अब हम लोग आएंगे महाराष्ट्र के भीलों में एक सोशल, आप देखोगे तो एक कुप्रथा विद्यमान थी महाराष्ट्र की, वो है डाकन प्रथा। हालांकि भीलों में ही विद्यमान थी, राजस्थान के भीलों में यह प्रथा ज्यादा विद्यमान थी, डाकन प्रथा। इसमें क्या होता था, माना जाता है कि भाई कुछ महिलाएं कहती है कि इस डाकन प्रथा से उनमें क्या है, कुछ चमत्कारिक शक्तियां होती है, वो डाकन प्रथा से निगेटिवली शक्तियां होती है। ठीक है, ये इसको पॉजिटिव चमत्कारी मत लेना, निगेटिव वाला लेना। तो वो इसके लिए क्या होता था कि उन महिलाओं को दंडित कर दिया जाता था। ये कुप्रथा भी विद्यमान थी। ये क्या है, ये एक कुप्रथा है। यहां पे एक देखोगे एक कुप्रथा भी विद्यमान थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि डाकन प्रथा का प्रचलन कहां पे था, तो भीलों में था। ठीक है, ये दिमाग में रखना। नेक्स्ट हमारा हो गया संताल। ठीक है, संताल विद्रोह। संताल विद्रोह आप ध्यान देना, आपका 1857 की क्रांति कब हुई है, 1857। अभी ये बिहार फिर से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि 1857 की क्रांति कब हुई है, ध्यान देना।
तो 1857 की क्रांति के तुरंत पहले आपको एक मूवमेंट दिख रहा होगा, उस मूवमेंट का नाम है संथाल विद्रोह। 1857 की क्रांति के तुरंत पहले हुआ। और इसका एरिया कहां पे है, किस क्षेत्र में ये मूवमेंट हुआ है, तो इसका एरिया आपका है भागलपुर से राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। बेसिकली राजमहल पहाड़ी पेपर में आता है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा मूवमेंट हुआ। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में आप देखोगे कि इस पहाड़ी क्षेत्र में आपका जो मूवमेंट हुआ है, उस मूवमेंट का नाम क्या है, आपका है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह यहां हुआ है। नेतृत्व किसने प्रदान किया, तो सिद्धू और कान्हू। ठीक है, ये कौन है, तो ये लीडरशिप है। इनको नेतृत्व किसने प्रदान किया, तो सिद्धू और कान्हू ने। मेजर बरोज की टुकड़ी ने इनको पराजित किया था। समझना, सॉरी, ये मूवमेंट इतना प्रभावी था, समझना, मतलब इस राजमहल पहाड़ी वाले क्षेत्र में इतना तगड़ा विरोध किया गया था संथालों के द्वारा। इन्होंने समझा कि मेजर बरोज की टुकड़ी पराजित हुई थी इनसे, इससे संथालों के विद्रोह से ये लोग पराजित हुए थे। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, अच्छा, इस जो एरिया है भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी वाला क्षेत्र, इसको हम लोग दामन एक कोह क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दामन एक कोह क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा फैक्चुअली है बट देखते चलना आप लोग, दामन एक कोह क्षेत्र के नाम से भी इस एरिया को हम लोग जानते हैं। अब ये समझो, मैंने क्या बोला कि ये यहां पे क्या होते, पराजित। अब देखो इनकी, अच्छा, जनजातीय मूवमेंट के दबाए जाने के पीछे का रीजन, इनके फेल्योर का आपको रीजन पूछे तो यहां पे कहीं इस पे क्या नहीं, अभी आपको बता देते हैं, अभी समझाते हैं, बाद में लिख देंगे। तो फेल्योर का रीजन क्या है, ये परंपरागत टूल्स यूज करते थे, यानी तीर और कमान यूज करते थे। और इनके विरोध में कौन है, विरोध में इंग्लिश है। और ये क्या कहते हैं, यानी तीर कमान ये यूज कर रहे हैं, तीर धनुष से ये लड़ाई कर रहे हैं, वर्सेस यहां पे बंदूक है। अब जब मेजर बरोज की टुकड़ी हार रही है तो मतलब बंदूक हार जा रही है, यानी योग्यता का परिचय दिया, यहां पे श्रेष्ठ योग्यता का परिचय दिया किसने, तो यहां पे संथालों ने दिया। तो नेतृत्व की महत्ता समझो, सिद्धू और कान्हू ने क्या होगा। अब ये तो बड़ा छोटा हो जाएगा, भाई परंपरागत युद्ध पद्धति से कोई आके आधुनिक युद्ध पद्धति वालों को हरा दे, तो क्या किया जाएगा, इस दामन एक कोई एरिया पे अंग्रेज मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, मार्शल लॉ लगा देंगे और कहेंगे कि भाई सिद्धू और कान्हू को जो पकड़वाएगा उसको 10,000 का इनाम देंगे। तो 10,000 का इनाम घोषित करेंगे, भाई इनको पकड़वाओ। उनको पता है कि यहां से गद्दार कुछ तो मिलेंगे। ठीक है, बाद में होता क्या है, सिद्धू और कान्हू पकड़े भी जाएंगे और 1855 में सिद्धू को और 56 में कान्हू को की हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, यहां पे परिणाम क्या होगा, इसी का परिणाम होगा कि नेतृत्व विहीन हो जाएगा। ये भाई जो नेतृत्व कर रहे हैं उनकी क्या कर दिए जाएंगे, उनकी हत्या हो जाएगी। जब उनकी हत्या हो जाएगी तो नेतृत्व विहीन हो जाएगा। लेकिन ये मूवमेंट इतना प्रभावी था, अंग्रेजों को ने क्या किया, वो तुरंत एक कमेटी बनाते थे और रीजन क्या है और उसका निवारण करते थे। तो उन्होंने क्या किया, संथाल परगना नामक एक नवीन क्षेत्र का निर्माण किया और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम देके यहां के किसानों को उनके अधिकार लौटा दिए। ये क्या हुआ, ये रिजल्ट हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये कंक्लूजन हुआ। ओके, ये हम लोग समझ गए। तो अब तक हमने क्या देख लिया, सन्यासी देख लिया, वेलुथम्पी देख लिया, रामोसी देख लिया, कित्तूर देख लिया, भील देख लिया, संथाल देख लिया, हाँ संथाल देख लिया। अब हमारी बारी आती है नेक्स्ट हमको जो देखना है वो है मुंडा विद्रोह। ठीक है, मुंडा विद्रोह। ठीक, अच्छा, यहाँ पे मुंडा विद्रोह में जो नेतृत्व प्रदान किए उनका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा में कहा जाता था इनमें चमत्कारिक और औषधीय शक्तियां थी। चमत्कारिक और औषधीय शक्तियां थी, औषधीय शक्तियां थी। ठीक है, कि मतलब कोई कितना भी बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो उसको क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। ठीक है, यानी कि किसी को भी जीवित कर सकते हैं, किसी को भी क्या कर सकते हैं, जीवित कर सकते हैं। और जीवित कौन कर सकता है, ईश्वर, यानी अपने आप को ईश्वरीय मानेंगे कि मतलब भाई हमको ऊपर वाले ने भेजा, ईश्वर ने भेजा। तो बिरसा मुंडा के बारे में हमने समझ लिया। अब जाहिर बात है, जिसके बारे इतनी चमत्कारिक शक्तियां, सोचो आज मॉडर्न एरा है। ठीक है, आज कोई पथरी वाला बाबा आ जाएगा, पथरी निकाल देगा। ठीक है,
वो बचपन में जो हम लोग खिलौना खेलते थे बंदूक वाले से, उससे इलाज कर देते हैं लोग, कोई पंखा पकड़ के इलाज कर देगा। तो कहने का मतलब कि आज जो चमत्कारिक शक्तियां हैं उसको तो लोग फॉलो कर लेते हैं। तो सोचो तब कर रहा होगा, ये 1899 1900 का दौर है, आज के 125 साल पहले, लगभग 125 साल पहले। 125 क्यों, हाँ ठीक है, 125 साल पहले। तो लगभग 125 साल पहले इस चमत्कारिक शक्ति का कितना जनता पे प्रभाव होगा। तो होगा क्या कि लोग, इनके फॉलोवर्स बढ़ेंगे और ये क्या करेंगे, मुंडा विद्रोह होगा छोटा नागपुर वाले एरिया में। तो ये हो गया एरिया, छोटा नागपुर के क्षेत्र में होता है। इस विद्रोह को हम लोग उलगुलान या महाविद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये हुआ क्यों, तो सामूहिक भू स्वामित्व के स्थान पर जो इनके द्वारा व्यक्तिगत भू स्वामित्व लाया गया, ये रीजन था। और जो धर्मांतरण था, ये भी एक रीजन था। तो सामूहिक भू स्वामित्व की जगह पे जो व्यक्तिगत और भू स्वामित्व का कॉन्सेप्ट लाया गया, मैंने आपको बताया परंपरा से हस्तक्षेप, स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था, इसके विरोध में लाया गया। परिणाम क्या होगा, परिणाम होगा भाई यहां भी मूवमेंट को जब दबाया जाएगा तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का निर्माण किया जाएगा, यानी छोटा नागपुर काश्तकारी कानून का निर्माण किया जाएगा और काश्तकारों को उनके अधिकार लौटा दिया जाएगा। काश्तकारों को अधिकार प्रदान किया जाएगा, उनके जो अधिकार थे वो प्रदान किया जाएगा। आगे बात समझ में यहां तक। अच्छा, यूपी पीसीएस और यूपीआरओ, इन दोनों की हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, प्लस डेली आंसर राइटिंग भी चल रही है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, डेली आंसर राइटिंग करते चलें। क्योंकि देखो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आपने क्लासेस कितनी भी बढ़िया कर ली हो, आप इन क्लासेस का रिवीजन करो और जाके टेस्ट जरूर दो, टेस्ट से कभी मत डरो। और मैं बताऊं कि टेस्ट सीरीज बनाने में खुद हम लोग की भूमिका है, तो जाहिर सी बात है टेस्ट अच्छे बने, विश्वास रखो, जाके आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, अच्छा लगेगा आपको। अब यहाँ पे एक पर्सनालिटी है, यहाँ पे समझना, रंपा विद्रोह होता है 1922। और देखो एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, 19वीं शताब्दी के लास्ट में कौन सा मूवमेंट हुआ, तो वो आपका हुआ था आपका मुंडा विद्रोह, ठीक है। 19वीं शताब्दी के लास्ट में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो मुंडा विद्रोह। या आ जाए कि भाई 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है, किस विद्रोह को दबा दिया गया, प्रारंभ तक किस विद्रोह को दबा दिया गया, तो वो हो गया मुंडा विद्रोह, ठीक है, ध्यान देना। अब आता है आपका रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह आपका हुआ आंध्र प्रदेश में, तो एरिया हमको पता चल गया। और ये किया किसने, अल्लूरी सीताराम राजू ने। और इस विद्रोह के होने के पीछे की भी, ये भी एक जनजातीय विद्रोह है, वही पुराने रीजन है, टैक्सेशन, ठीक है, परंपराओं में हस्तक्षेप। अल्लूरी सीताराम राजू वैसे तो ये गांधीवादी थे, वैसे क्या थे, ये गांधीवादी माने जाते हैं। तो क्वेश्चन ये मिले कि वो कौन जनजातीय विद्रोह का विरोध का नेता था जो स्वयं को गांधीवादी, क्योंकि ये दौर आपको समझ में आएगा, ये असहयोग आंदोलन का दौर है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का दौर है। ये गांधीवादी थे, लेकिन ये कहते थे कि जनजातीय अधिकारियों के लिए हिंसा थोड़ी मोड़ी चलेगी, जनजातीय अधिकारियों के लिए थोड़ी मोड़ी हिंसा चलेगी, उसमें हमको बहुत दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जनजातीय अधिकारों के लिए, जनजातीय अधिकारों के लिए हिंसा जायज मानते थे, अधिकारों हेतु हिंसा को यह जायज मानते थे, यह जायज मानते थे। जैसे हमने बिरसा मुंडा के बारे में देखा, तो बिरसा मुंडा क्या थे कि वो किसी को भी जीवित कर सकते थे। और अल्लारू सीताराम राजू क्या, ये स्वतः खुद को ही क्या मानते थे, अमर मानते थे। ये कहते थे कि मैं बंदूक की गोली वोली से नहीं मरूंगा, गोली इनको कोई भी निगेटिवली प्रभावित नहीं कर सकती है, यानी ये अपने आप को अमर मानते थे। ये कहते थे कि हम क्या है, अमर हैं, गोली का इन पर कोई प्रभाव नहीं होगा, गोली का प्रभाव नहीं, इन पर गोली का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, ये इसमें इस बात को मानते थे। अब हम लोग देखेंगे अन्य विद्रोह में, अन्य प्रमुख विद्रोह देखते हैं, अन्य प्रमुख विद्रोह देखते हैं।
उनसे संबंधित तथ्य देखते हैं क्या हुआ। अच्छा भाई, हाँ, अब इसमें हमने अन्य प्रमुख में उठा लिया आपका अहोम विद्रोह 1828 टू 33। लीडरशिप कौन है भाई, किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो गोमधर कुंवर ने यहां पे नेतृत्व प्रदान किया है। और अहोम विद्रोह के पीछे का रीजन समझो। अंग्रेज जाते हैं 1824-26 में बर्मा का युद्ध लड़ते हैं, बर्मा का युद्ध लड़ते हैं, बर्मा का युद्ध लड़ते हैं। मतलब 1935 के एक्ट से क्या होता है, बर्मा को भारत से अलग किया जाता है। ठीक है, तो बर्मा का युद्ध लड़ते हैं। जब वो बर्मा का युद्ध लड़के लौटते हैं तो रास्ते में असम पर क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे। और असम पे कौन थे, अहोम थे ये। ठीक है, तो अहोम इस बात का विरोध करेंगे और कहेंगे कि अंग्रेज असम छोड़ के चले जाए। तो अहोम विद्रोह होता है आपके। इसका रीजन हम लोग समझ लिए, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या हम लोग रीजन समझ लिए। और यहां हमने देख लिया भाई किसने नेतृत्व प्रदान किया, नेतृत्व प्रदान किया। यहां भी क्या है, पॉलिटिकल रीजन है। अब अगला हमारे पास है नायक विद्रोह, नायक विद्रोह। ठीक, नायक विद्रोह भी आपका बेसिकली बंगाल वाले बेल्ट में हुआ है। हाँ, बेसिकली क्या हुआ ये बंगाल वाले बेल्ट में, लोकेशन क्या है आपका, मेदिनीपुर जिला है। हुआ क्या था भाई कि यहाँ पे इस जगहों पे क्या था ना कि कर की दर को काफी ऊंचा कर दिया गया। और कर की दर बढ़ा के क्या किया गया कि कंपनी ने नायकों की जमीन जब्त कर ली। 1806 में कंपनी क्या करेगी कि भाई जो लोग नहीं फॉलो कर पाएंगे इनके टैक्सेशन को, उनकी जमीन जब्त कर लेगी। और फिर नायक इनके खिलाफ क्या करेंगे, छापामार युद्ध करेंगे। ठीक है, अचल सिंह के नेतृत्व में। तो ये हो गया आपका नायक विद्रोह। नायक विद्रोह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अचल सिंह के नेतृत्व में छापामार युद्ध करेंगे। अब हमारा अगला है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन सर सैयद अहमद बरेलवी ने इसको स्टार्ट किया था। सर सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1820 में। ठीक है, 1820 में स्टार्ट किया गया था सर सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। और लगभग 50 सालों तक ये मूवमेंट आपका चला है। ये नेतृत्व करता है सर सैयद अहमद बरेलवी। ये एक रिलीजियस मूवमेंट था। बाद में इसका ये क्या पॉलिटिकल भी हो गया। रिलीजियस क्या था कि रिलीजियस का मतलब था कि इस्लाम में सुधार करना, इस्लाम में सुधार करना। ये मानते थे कि अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो अन्य धर्म चूंकि अपने रिलीजन में सुधार कर रहे हैं तो वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे। इस्लाम में सुधार करना। हालांकि इनका समय के साथ एक लक्ष्य और भी बनता है, वो है कि अंग्रेजों को भारत से भगाना, यानी पॉलिटिकल भी लक्ष्य बन जाएगा। तो रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों रीजन था। ये आपका नागरिक मूवमेंट है, वहाबी मूवमेंट। वहाबी आंदोलन का जो सेंटर था वो कहां था, वो पटना था, सेंटर पटना था। ठीक है, बाद में 1831 में चूंकि आपकी सर सैयद अहमद बरेलवी की डेथ हो जाती है तो समय के साथ इसका एक्सपेंशन भी होगा, इसका विस्तार भी होता है। इसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि ये मूवमेंट समय के साथ बंगाल से बिहार भी पहुंचेगा, पंजाब में भी रहता है। तीतू मीर और दुदू मिया इनके नेतृत्व में ये बंगाल में ये मूवमेंट चलता है। ओके, तो ये क्या हुआ, ये रिलीजियस और पॉलिटिकली दोनों ही नेचर का था। अगला हम लोग एक मूवमेंट देखेंगे तो वो है कूका आंदोलन। ठीक है, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन हुआ कौन, तो भगत जवाहर मल की और राम सिंह की नेतृत्व में ये मूवमेंट होता है। किस एरिया में, किस क्षेत्र में होता है, तो ये आपका होता है पंजाब वाले बेल्ट में। और इसका पंजाब में एक लोकेशन है हाजरी, जो कि इसका हेडक्वार्टर था, इस मूवमेंट का हेडक्वार्टर था। ये भी मूवमेंट रिलीजियस से पॉलिटिकली होता है। कूका मूवमेंट आपका बेसिकली सिख धर्म में सुधार के लिए हुआ था। सिख धर्म में सुधार हेतु ये आपका हुआ था, सिख धर्म में सुधार हेतु हुआ था। और पॉलिटिकली समझ सकते क्या होगा, इनका भी लक्ष्य पॉलिटिकली बन जाएगा। खास तौर पे जब पंजाब पे अंग्रेज कंट्रोल स्थापित करेंगे, पंजाब पर नियंत्रण पश्चात ये क्या करेगा, राजनीतिक लक्ष्य इख्तियार कर लेगा। ये राजनीतिक लक्ष्य निर्धारित कर लेगा। ठीक है, तो यहां से हमने इतनी सारी चीजें समझ लें। इससे एक चीज समझ में आ गया आपको कि भाई इसमें से बहुत सारे मूवमेंट कहां आ रहे हैं, बिफोर 1857 स्टार्ट हो रहे हैं, बिफोर 1857 स्टार्ट हो रहे हैं,
ठीक है। और उसके पीछे की भी की रीजन क्या है, अंग्रेजों की नीतियां ही हैं, चाहे वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो, लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो इनका, या इनका टैक्सेशन सिस्टम हो, टैक्स सिस्टम हो, या फिर इनके द्वारा जो इनका पॉलिटिकल डिसीजन हो, पॉलिटिकल डिसीजन हो, जैसे राज्यों पे कंट्रोल का, ठीक है, असम पे नियंत्रण उन्होंने लगाया, पंजाब पे इन्होंने नियंत्रण स्टैब्लिश किया और इनको मूवमेंट का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि नागरिक मूवमेंट क्या होते हैं, नागरिक मूवमेंट बिफोर 1857 भी हुए हैं। इसी के लिए कहा जाता है, आप बताओ कि मैंने आपको पढ़ाया है कि कृष्ण ने कहा था कि न तो ये प्रथम था न ही ये राष्ट्रीय छवि के था, 1857 को लेके न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजुमदार ने, अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों बोले भाई ये क्षेत्रीय था। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सर इसके फेल्योर होने का रीजन क्या है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ दे कि इस मूवमेंट के फेल्योर होने का, इस विद्रोह के फेल होने का क्या रीजन है, फेल होने के रीजन। तो पहला तो आपको समझ में आ गया कि स्थानीय प्रवृत्ति का था, लोकल था, स्थानीय था, स्थानीय था, ठीक है। एक समान लक्ष्य का अभाव, सबका अपना अपना लक्ष्य है मूवमेंट करने का, लक्ष्य का अभाव। तीसरा लीडरशिप, अंग्रेजों में क्या है, लीडरशिप की कई सारी लेयर्स हैं। जैसे देखोगे जब आपको मैंने बताया था कि एक मूवमेंट हुआ था संथाल मूवमेंट, मेजर बरोस की टुकड़ी हार जाएगी तो यहाँ पे दूसरी मेजर की टुकड़ी आ जाएगी। लेकिन अगर सपोज सिद्धू और कान्हू जब मारे गए तो उसके बाद से कोई अगला लेयर नहीं आया। तो यानी क्या, लीडरशिप, लीडरशिप की जो लेयर्स यहाँ पे मौजूद थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लेयर बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे कई सारी लेयर्स थी। ये हमने कहां पे देखा, ये हमने संथाल में देखा। और भारत में लेयर क्या थी, सिंगल लेयर थी। चौथा, इनकी जरूरत जो वेपन का यूज किया जाता था, वेपन या हथियार हम कह लें, हथियार कह लें, हमारे पास परंपरागत थे और उनके पास कैसे थे, तो उनके पास आधुनिक थे। ये भी रीजन था उनके हमारे इस मूवमेंट के फेल होने का, ठीक है। ओके, तो हमने लगभग हर एक चीज देख लिया, बहुत डिटेल में देख लिया। यहां से आपके अब कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे हंसते खेलते। अच्छा, मैंने लगभग चीजों को अरेंजमेंट करके लिखा ही है, ठीक है। तो एक बार आप क्या करना, केवल मूवमेंट और ईयर, नेतृत्व, ये आप जो बनाया हो ना, इसी को इस तरीके से चार्ट बना लेना। विश्वास रखो एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। कॉन्सेप्चुअली भी मैंने दिखा दिया, बिफोर 1857 रीजन क्या थे, इसके फेल्योर होने के रीजन क्या थे, बीच में भी जो भी चीजें समझानी थी वो सब समझाता चला हूं। तो केवल फैक्चुअली आपकी क्लास, जबकि ये पूरी फैक्चुअली है, मतलब ये टॉपिक ही फैक्चुअली है, बट कोशिश क्यों इन चीजों को आगे लेके चला जाए। हमने यहाँ पे देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, आगे देखेंगे। आप बोलोगे सर आपसे एक टॉपिक छूट गया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। छूटा नहीं है, अभी चूंकि फ्लो है, ठीक है, एक फ्लो है स्वतंत्रता संग्राम का, तो इसको खत्म करते हैं। वो एक अलग से एक समझने वाला टॉपिक है, वो आ जाएगा समझ में। ऐसा नहीं कि उसको हम लोग लास्ट में करेंगे या थोड़ा बाद में करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे, लोड नहीं लेना, वो टॉपिक छूटा नहीं है आपका, ठीक है। जय हिंद।